बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी जो कि मैं नहीं कर पाया, कोई इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे कहीं जाना पड़ गया था। लेकिन जो है वो चूंकि मैं ये चाहता था कि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों को एक ओरिएंटेशन का जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड करके आपको दे दूँ, ताकि आप जो है वो आज से इसकी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। प्रेपरेशन का प्लान मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम ये जो दो सब्जेक्ट्स, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के जो दो सब्जेक्ट्स हैं, इनको हम जो है वो साथ लेके चलेंगे, बिकॉज के इनके जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। ऑलमोस्ट 95% जो सिलेबस है दोनों सब्जेक्ट्स का वो सेम है। 5% मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि हिस्ट्री के कुछ सवाल जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लिहाजा टॉपिक्स एग्जिस्ट करते हैं, लिहाजा वो उसको हम 5% कहेंगे। 95% जो कोर्स कंटेंट है वो बिल्कुल सेम है। अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाता है, और अगर आप करंट अफेयर को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका पाकिस्तान अफेयर जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि इस पूरे कोर्स को मैंने ब्रेक डाउन किया है 8 मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर। उन 8 मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर ब्रेक डाउन करने का मतलब है कि आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि कौन सा पार्ट जो है वो किस सेक्शन के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो पहला मैंने इसका सेक्शन बनाया है वो दैट इज अबाउट द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर जो है वो हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात करेंगे, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करेंगे, टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म की बात करेंगे, प्रॉक्सी वॉर की बात करेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा सिक्योरिटी के ऊपर। सिक्योरिटी में से भी एक सवाल जो है वो एग्जाम के अंदर आता होता है। दूसरा जो पार्ट होगा इसका वो पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है विद इट्स नेबर कंट्रीज, विद मुस्लिम वर्ल्ड एंड विद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसको हम देखेंगे। इसमें से भी एक सवाल जो है वो दोनों पेपर्स के अंदर जो है वो मस्ट आता है, लिहाजा ये हमारा बहुत ही फोकस्ड एरिया होगा, क्योंकि इसमें 40 नंबर हैं दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। पाकिस्तान अफेयर के लिए 20 नंबर और 20 नंबर जो है वो करंट अफेयर के लिए। तीसरा जो सेक्शन है वो जो कि होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का सवाल भी जो है वो दोनों पेपर्स के अंदर आता होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान अफेयर के अंदर जो एफपीएससी ने दी है वो 3 है, लेकिन ओवरऑल जो करंट अफेयर की हैं वो 5 हैं। तो टोटल 8 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो हम देखेंगे, जिसके अंदर के सार्क, एससीओ, ईसीओ, ओआईसी, डब्ल्यूटीओ, कॉमनवेल्थ एंड यूनाइटेड नेशंस। अगला जो हमारा सेक्शन होगा, चौथा सेक्शन होगा, दैट वुड बी अबाउट द इंटरनेशनल इश्यूज। जो इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जो इश्यूज एक्सिस्ट करते हैं उनको हम जो है वो देखेंगे। जो हमारा इससे अगला सेक्शन होगा उसके अंदर हम डोमेस्टिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान देखेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि पाकिस्तान, अच्छा इसके अंदर हम देखेंगे जो कि मौजूदा केसेस हैं, जो कि मौजूदा क्राइसिस दुनिया के अंदर एक्सिस्ट कर रहे हैं, जो कि और जो मौजूदा इश्यूज हैं जिनके अंदर के जो आपके सिलेबस के अंदर शामिल नहीं होते। जैसे कि मैं कहता होता हूँ कि आपको मैं इसमें आपको ये चीज भी करवाऊंगा कि कोविड-19 का सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो नेशनल और ग्लोबली क्या हुआ। उसके बाद हम पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को भी डिस्कस करेंगे। हम नेशनल एक्शन प्लान के 20 पॉइंट्स को भी जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपको याद करने होंगे। और उसके अलावा जो है वो हम 18th अमेंडमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर वो क्यों हुई, उसके फीचर्स क्या थे, ठीक है, और अब 18th अमेंडमेंट को वापस लेने के लिए जो है वो क्यों एफर्ट्स की जा रही हैं, ठीक है, ये हमारा सेक्शन होगा। ये हमारे 7 सेक्शंस होंगे। 8वां सेक्शन जो होगा वो दैट वुड बी अबाउट द हिस्ट्री। पाकिस्तान की हिस्ट्री को हम देखेंगे, जो कि स्टार्ट होगी 712 से, ठीक है, और ऑनवर्ड हम उसको जो है वो मुस्लिम रेनेसेंस और फिर पाकिस्तान के बनने तक जो है वो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम इसके अंदर देखेंगे। ये हमारा सेक्शन होगा। ये 8 सेक्शंस को अगर आप थॉरोली देखेंगे, जो चीजें मैं आपको करवाऊंगा आप रेगुलर बेसिस पे उनको करेंगे, तो आई एम श्योर कि यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। इसकी हमारी तरतीब कुछ ऐसे होगी लेक्चर्स की। हम 3 दिन हफ्ते में लेक्चर किया करेंगे। लेक्चर 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक जा सकता है, ठीक है। 24 लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, जो कि 44 टॉपिक्स हैं। अगर आपके ये 24, अगर आप 44 ये टॉपिक्स उसी डायरेक्शन के अंदर उनको प्रिपेयर करते हैं जिस तरह से मैं आपको कहता हूं, तो ये आपको पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इंग्लिश ऐसे और इवन इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। 2-3 चीजें आपको याद रखनी होंगी। जब हमारा लेक्चर स्टार्ट हो तो आपने जो है वो अपना कागज और पेन, यानी आपकी नोटबुक और आपका पेन जो है वो आपके पास हो। एक एक चीज जिसपे मैं कहूं कि आप इसको नोट डाउन करें तो आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक हो गया। एक चीज तो आपको ये फॉलो करनी होगी,
दूसरी चीज, हम हर क्वेश्चन का जो टॉपिक भी हम करेंगे उसकी हम एक आउटलाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका हम एक साइनॉप्सिस डिजाइन करेंगे, ताकि जब हम जो है वो क्वेश्चन को प्रिपेयर करें तो साइनॉप्सिस हमारे सामने हो और हम उसको बहुत आसानी से फिर जो है वो पेपर के ऊपर जो है प्रेजेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर के अंदर। ठीक हो गया। और एक चीज और जिसको हम फॉलो करेंगे वो होगा, हम रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो 30 एमसीक्यूज करेंगे। मैं आपको डेली क्लास के अंदर जो है, जब क्लास खत्म हुआ करेगी उससे 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो एक एमसीक्यूज 30 एमसीक्यूज भेज दिया करूंगा। अगली क्लास तक वो एमसीक्यूज आप प्रिपेयर कर लेंगे। वो एमसीक्यूज पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स दोनों के लिए होंगे। और उन एमसीक्यूज को आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, क्योंकि 40 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं वो, पाकिस्तान अफेयर्स के 20 नंबर के, करंट अफेयर के 20 नंबर के, लिहाजा हम उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, उनको जो है वो हम साथ साथ करेंगे। एक चीज और एडिशनली आपको करना पड़ेगी, जो चीज हम पढ़ेंगे, जो हम एक लेक्चर करेंगे, जैसे कि अभी हम एक लेक्चर करेंगे, उसका लेक्चर के बाद 3 घंटे का आपके पास टाइम होगा। 3 घंटे के अंदर अंदर आप उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 15 पॉइंट्स को एनालिस्ट करके, और 15 पॉइंट्स उस टॉपिक से निकाल के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत अहम पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर वो पूरे क्वेश्चन का ब्रिज जो है वो बना होगा, वो आप उसको अपनी नोटबुक के ऊपर बनाएंगे, यानी वो आपका एक नोट बन जाएगा। और आप उस टॉपिक का जो है वो साइनॉप्सिस डेवलप करेंगे खुद से। ठीक है, साइनॉप्सिस जो मैं आपको दूंगा वो तो मेरा दिया हुआ साइनॉप्सिस होगा, वो सारे लोग उसको जो है वो फॉलो करेंगे, लेकिन उस तर्ज पे वो उस साइनॉप्सिस को खुद से डिजाइन करेंगे जिस तरह से मैं उनको जो है चीज प्रोवाइड करूंगा। देन यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और इस तरह से आपकी जो है वो प्रेपरेशन जो है वो इन दोनों सब्जेक्ट्स की, इसके साथ इंग्लिश ऐसे की, जिसकी इंग्लिश अबव एवरेज है, उसको इंग्लिश लिखनी आती है, अगर वो इन लेक्चर्स को जो है वो लेता है और कंसंट्रेशन के साथ चीजों को करता है, तो उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते हैं जी इसके टॉपिक की तरफ, कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। अभी हम स्टार्ट करेंगे मुस्लिम रूल्स इन सब कॉन्टिनेंट, और मुस्लिम रूल्स का जो डाउनफॉल हुआ सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उसके क्या फैक्टर्स थे। सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि मुस्लिम रूल्स जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर उसका इब्तिदा कहां से हुई। अपनी नोटबुक और अपना पेन जो है वो अपने पास रखिएगा। जो चीज मैं आपको बताता जाऊं, हिस्टोरिकल जो इवेंट्स मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको हिस्ट्री, ये मुस्लिम रूल्स 712 से लेके ऑनवर्ड 1857 तक जो कुछ हुआ, वो आपने जो मेन मेन चीजें हैं, जो मेन मेन रूलर्स गुजरे हैं, जो डायनेसिटीज गुजरी हैं, वो तरतीब वाइज मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप जो है वो एक दफा उनको हाथ से लिख लें और उसके बाद एक दफा आप पढ़ें तो वो आपके दिमाग के अंदर जो है वो फिक्स हो जाए। सीएसएस का जो एग्जाम होता है ना, इसका ताल्लुक मेमोरी के साथ बहुत होता है, कि आप कितनी चीजों को जो है वो दिमाग के अंदर रख लेते हैं और उनकी तरतीब जो है वो आपने किस तरह से मेंटेन करनी है। 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरेबियन थे, उनको जो है हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा था सिंध के अंदर। सिंध के अंदर जो है वो आप ये कह लें कि सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट के अंदर सिंध में जो है वो पहली दफा मुस्लिम रूल जो है वो आया। मोहम्मद बिन कासिम ने कॉन्कर किया सिंध को, राजा दाहिर को शिकस्त दी, और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 712 से लेकर ऑनवर्ड 714 तक जो है वो मुल्तान तक के एरिया को फतह कर चुका था। यहां से उसकी मुस्लिम रूलर्स की इब्तदा हुई पाकिस्तान, जो आपके सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जो आप ये समझें कि 712 के अंदर कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध हुआ, 700, अच्छा उसके बाद 715 से लेके 1206 का जो पीरियड रहा, 715 से लेके, ये पोस्ट मोहम्मद बिन कासिम पीरियड कहलाता है। इसको भी हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या हुआ। ये जरा तरतीब इसकी आपने पास जो है वो नोट कर लीजिएगा कि 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया। 715 से लेकर 1206 तक का पीरियड जो है वो पोस्ट मोहम्मद बिन कासिम पीरियड कहलाता है। इसी पीरियड के अंदर जो है गजनवी डायनेसिटी आई, जो कि 977 977 टू 1186, यानी 977 से लेके 1186 एडी तक जो है वो गजनवी डायनेसिटी रही। और उसके बाद गजनवी डायनेसिटी के बाद 1186 के बाद जो है वो गौरी डायनेसिटी आई सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो कि 1100 आप समझ लें कि उसकी जो बाकायदा इब्तिदा हुई सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो हुई 1192 के अंदर। मुस्लिम रूल्स इन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मैंने अब तक जो आपको स्टैटिस्टिक बताए
और जो रूलर्स बताए वो ये थे कि कॉन्क्वेस्ट हुआ सिंध का 712 में, 715 से लेके 1206 का एरा जो है वो पोस्ट मोहम्मद बिन कासिम एरा कहा जाता है, क्योंकि 714 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो वापस बुला लिया गया था। 977 से लेके 1186 तक, 977 टू 1186 एडी गजनवी डायनेस्टी, गजनवी खानदान ने हुक्मरानी की। और जो उसके बाद गौरी जो खानदान है उसने हुकूमत की 1192 से लेके ऑनवर्ड। ये था पहला एरा। उसके बाद जब गजनवी डायनेस्टी खत्म हुई तो दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज आई। दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि 5 डायनेस्टीज जो है वो थी। 5 डायनेस्टीज कौन कौन सी थी ये आपको अजपर होनी चाहिए। ये तरतीब आपने बिल्कुल याद रखनी है, यानी कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध इन 712, 715 to 1206 post Muhammad bin Qasim era, Ghaznavi dynasty 977 to 1186, और गौरी डायनेस्टी इन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 1192 एडी टू, अच्छा उसके बाद, इसके बाद गौरी के बाद जो है वो दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज स्टार्ट होती हैं। दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टीज हैं, इन डायनेस्टीज, इनको 5 डायनेस्टीज हम कहेंगे, 5 डायनेस्टीज वर देयर। पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी है, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया 1206 से लेके 1290 एडी तक, यानी 1206 टू 1290। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है जो 1290 से लेके ऑनवर्ड 1321 एडी तक जो है उन्होंने रूल किया। उसके बाद तगलुक डायनेस्टी स्टार्ट होती है जो कि 1321 से 1412 तक गई। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आती है जो कि 1414 से लेके 1451 तक गई। उसके बाद लोधी डायनेस्टी आती है जो कि 1451 से लेके 1526 तक जाती है। ये मुख्तलिफ डायनेस्टीज थी जिन्होंने एक दूसरे को शिकस्त दे के जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर रूल किया था, और इंटरेस्टिंगली ये सारे के सारे मुस्लिम्स थे। उसके बाद जो अगली डायनेस्टीज आती है वो दैट इज द मुगल डायनेस्टी। मुगलों ने जो बाकायदा हुकूमत करना शुरू की वो 1526 के अंदर 1526 से लेके 1857 तक उन्होंने रूल किया, और उसके बाद जो है वो 1857 के अंदर कॉलोनियल रूल आ गया, ब्रिटिश रूल आ गया, और मुगल जो है उनको फारिग कर दिया गया। ये बेसिकली साइनॉप्सिस है इस पूरे सवाल का कि मुस्लिम रूल्स इन सब कॉन्टिनेंट को आप किस तरह से लेंगे। 1712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम, 1715 से लेके 1206 तक का पीरियड जो है वो दैट वाज पोस्ट मोहम्मद बिन कासिम। देन गजनवीज डायनेस्टी 977 टू 1186, देन गौरी डायनेस्टी इन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 1192, देन दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टीज आई वो 5 डायनेस्टीज हैं, 6 डायनेस्टीज हैं सॉरी, जिसके अंदर स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तगलुक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, कॉलोनियल रूल। और मैंने आपको हैंडआउट्स के अंदर जो ये चीज दी है उसके अंदर मैंने बाकायदा तौर पे इनकी डेट्स मेंशन की हैं, जो कि मैंने आपको स्लेव डायनेस्टी की डेट भी बताई है कि 1206 1206 टू 1290, खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 1321, तगलुक डायनेस्टी 1321 टू 1412, सैयद डायनेस्टी 1414 टू 1451, एंड लोधी डायनेस्टी 1451 टू 1526, and then Mughal dynasty 1526 to 1857, and then colonial rule आया, British rule आया, जो कि 1857 से 1947 तक जो है वो रहा। अब हम डिस्कस करते हैं डायनेस्टीज को, ये कैसे बनी और ये कैसे खत्म हुई। सबसे पहले तो मोहम्मद बिन कासिम की मैंने आपको बात बताई, 1714 के अंदर उन्होंने जो है वो 1712 के अंदर जो है उन्होंने सिंध को फतह किया, 1714 के अंदर उन्होंने मुल्तान को भी फतह कर लिया, लेकिन 1715 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम को रोक दिया गया। और चूंकि नए उमैया खलीफा आए थे सुलेमान, जो कि मुखालिफ थे बेसिकली हजाज बिन यूसुफ के, हजाज बिन यूसुफ वो थे जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा हुआ था, लिहाजा उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है इस पीरियड के बीच में 715 से लेके ऑनवर्ड तकरीबन 977 तक, 715 से लेके 977 तक इंडिपेंडेंट रूलर्स जो है एरिया के अंदर गजनवी पीरियड के अंदर जो है वो गजनवी पीरियड से पहले पहले जो है
वो रूल करते रहे, इंडिपेंडेंट रूलर्स। इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि 714-15 के अंदर जब मोहम्मद बिन कासिम तो चला गया, तो उसके बाद 977 के अंदर गजनवी रूल आता है, तो इसके बीच में कौन लोग रूलर थे? तो इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, रीजन वाइज जो है वो रूलर्स जो है वो रूल कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, गजनवी रूल जो है वो स्टार्ट होता है 977 के अंदर, 1977 के अंदर। अब मैं बिल्कुल उसी तरतीब से चल रहा हूँ जिस तरतीब से मैंने आपको पहले चीज बताई है। गजनवी रूल 1977 के अंदर स्टार्ट होता है और एंड होता है 1186 यानी 1186 के अंदर। गजनवी जो थे वो दरअसल तुर्क थे, यानी तुर्की थे। ठीक है, और ये अब्बासी खलीफा के गार्ड हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट के अंदर गजना के अंदर जो है वो अपनी एम्पायर एस्टेब्लिश की थी। गजना एक सेंट्रल जो अफगानिस्तान था उसका एक शहर था गजना, वहां पे उन्होंने जो है वो अपनी इनिशियल एम्पायर एस्टेब्लिश की थी। बड़े बहादुर लोग थे और एम्पायर को कंस्ट्रक्ट करने की क्वालिटीज पूरी पूरी रखते थे, और उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को जो है वो फतह किया। ठीक है, और अरब्स जो है अब उसके बाद जो है मोहम्मद गजनवी साहब जो है, चूंकि महमूद गजनवी जो है वो एक बहुत पॉपुलर लीडर थे, पॉपुलर रूलर थे। वो महमूद गजनवी वही है जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो 17 हमले किए थे, सोमनाथ के हमले। ठीक हो गया, ये हो गया जी गजनवी रूल। अच्छा, उसके बाद गजनवी के बाद, चूंकि गजनवी कब खत्म हुए, गजनवी की रूलिंग खत्म हुई 1186 के अंदर। 1186 के अंदर गजनवी की रूलिंग खत्म हुई तो गौरी आ गए, गौरी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। गौरी डायनेस्टी जो है वो 1192 1192 से स्टार्ट होती है। इसके अंदर जो है वो मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी साहब जो थे वो थे सुल्तान ऑफ गौरी एम्पायर। ठीक है, और ही डिफीटेड कंबाइंड जो राजपूत थे, ठीक है, उनको इन्होंने डिफीट किया था जो कि पृथ्वीराज थे। और ये सेकंड जो वॉर हुई थी, सेकंड बैटल हुई थी, सॉरी, ऑफ तारेन इन 1192, सेकंड बैटल ऑफ तारेन वाज हेल्ड इन 1192। और उसके अंदर जो है वो पृथ्वीराज के जो राजपूत थे उनको मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने शिकस्त दी थी, जो कि गौरी डायनेस्टी से उनका ताल्लुक था। उसके बाद जो है वो मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर रूलिंग स्टार्ट कर दी प्रॉपर 1192 में। मुइजुद्दीन जो है वो बहुत बड़े रूलर साबित हुए गौरी डायनेस्टी के। ठीक है, और उन्होंने मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट की बाकायदा फाउंडेशन रखी, यानी बाकायदा जो मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट की फाउंडेशन रखी गई, जिससे जो कि एक्सपैंड हुई साउथ एशिया के अंदर भी। ठीक है, तो और बहुत सारे ममालिक के अंदर भी, तो वो जो है वो मुइजुद्दीन ने जो है वो रखी थी। और चूंकि साउथ एशिया के अंदर जब ये फैली, मुस्लिम डायनेस्टी फैली, मुस्लिम रूलर फैले, तो उस वक्त जो है वो उन्होंने आज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान जो थे, ये सारे के सारे कंट्रीज जो है ये उस वक्त जो है ये मुस्लिम रूल्स के अंडर आ गए, जब मुइजुद्दीन ने जो है ये सारी मुस्लिम रूल की जब फाउंडेशन रखी और उन्होंने एक्सपैंड किया मुस्लिम रूल को सेवरल कंट्रीज के अंदर। तो उसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज आ गए आज का? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान आ गए। ठीक है, उसके बाद आती है जी, यहां तक तो हमने बात की। उसके बाद आ जाए सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत पीरियड। ये स्टार्ट होता है 1206 से और ये खत्म होता है 1526 एडी पे जाके। इसके अंदर मैंने आपको 5 डायनेस्टीज मेन जो है वो बताई। जो 5 डायनेस्टीज हैं इनका पीरियड मैं आपको बताता हूँ कि 1206 से लेके 1526 तक रहा। ठीक है, और इनको सुल्तान कहा जाता था, जो इस सल्तनत के रूलर होते थे उनको सुल्तान कहा जाता था। और इस टाइम पीरियड को सल्तनत पीरियड जो है वो कहा जाता है। इसके अंदर 5 डायनेस्टीज थी: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तगलुक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी जो थी इसकी जो बुनियाद रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 के अंदर रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक भी टर्किश था, ममलूक था। ठीक है, गौरी रूल इन इंडिया के टाइम पे। ठीक है, और मोहम्मद गौरी जो थे वो चूंकि 1206 के अंदर फौत हुए थे, ठीक है, तो उनका फिर जानशीन भी बना। ठीक है, और चूंकि सक्सेशन की भी एक बैटल होती थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसको पोजेशन मिला, ठीक है, इंडियन एम्पायर का। और उन्होंने पहली दफा इस एम्पायर के अंदर जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर पहली दफा इन्होंने जो है इंडिया के अंदर लाहौर को अपना कैपिटल करार दिया। लाहौर को पहली दफा कैपिटल करार किसने दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और लेटर फिर उनको जो है वो ये कैपिटल शिफ्ट करना पड़ा था लाहौर से दिल्ली।
उसके बाद इसके सुल्तान कौन थे स्लेव डायनेस्टी के बड़े बड़े, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कम से कम आपको 3-4 सुल्तानों के नाम भी आने चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक था, अरम शाह था, ठीक है, इल्तुमिश शम्स था, और आप फिरोज शाह था, ठीक है, तो बैराम शाह था। ये चंद एक नाम जो है वो कम से कम उन सुल्तानों के आपको आने चाहिए जो स्लेव डायनेस्टी के अंदर जो है वो थे। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी आई, जो कि 1290 1290 के अंदर स्टार्ट हुई और जिसका एंड हुआ 1321 के अंदर। जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी फाउंडेशन रखी। डायनेस्टी ये जो रही ये 30 साल तक रही, ठीक है, और शॉर्ट लिव्ड खिलजी डायनेस्टी रूल नॉर्दर्न इंडिया। जो नॉर्दर्न इंडिया है ये 30 साल इन्होंने वहां पे रूल किया और दक्कन के अंदर रूल किया, ठीक है, जो कि इनका, और फिर चूंकि कैपिटल दिल्ली था वहां से रूल करते थे। और उस टाइम के जो सुल्तान थे जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह जो है ये खिलजी डायनेस्टी से इनका ताल्लुक था, एंड दे वर आल्सो द मुस्लिम्स। ठीक हो गया। अच्छा, तगलुक डायनेस्टी इसके बाद स्टार्ट होती है 1320 के अंदर, 1414 एडी तक ये जाती है। तगलुक डायनेस्टी जो है इसका ओरिजिन भी तुर्कों से जाके मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम जो इतने इन्फ्लुएंशियल रहे हैं मुसलमान, उसके अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल मुसलमान जो रहे हैं वो टर्किश मुसलमान रहे हैं, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद जो है वो भी टर्किश मुसलमानों ने रखी थी। और ये जो तगलुक डायनेस्टी है इसने रूल किया 95 साल तक, 95 ईयर्स तक इसने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल किया। इसके अंदर गयासुद्दीन तगलुक थे, मोहम्मद बिन तगलुक थे, फिरोज शाह तगलुक थे, ठीक है, ये बड़े बड़े नाम है जो कि इस डायनेस्टी से ताल्लुक रखते थे। और इस डायनेस्टी ने कितना अर्सा रूल किया? 95 ईयर्स। उसके बाद सैयद डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। सैयद डायनेस्टी जो है वो 1414 के अंदर स्टार्ट होती है, 1451 तक जाती है। इसका टाइम पीरियड फिर छोटा है, 30 साल तक ये रही। सैयद खिजर खान ने जो है इसकी फाउंडेशन रखी थी, और सैयद सुल्तान ऑफ सैयद डायनेस्टी जो थे वो खिजर खान था, मुबारक शाह था, मोहम्मद शाह था, आलिम शाह था। ये चंद एक लोग थे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इन डायनेस्टीज को दूसरी डायनेस्टीज ने ही शिकस्त दी, और मतलब जो है वो यानी आप ये इंटरेस्टिंग चीज इस फैक्ट इसके अंदर भी ये देखें कि यहाँ पे भी बैटल्स हुई, लड़ाइयां हुई, मुसलमान आपस में भी लड़े। एक डायनेस्टी ने दूसरी डायनेस्टी के साथ लड़के शिकस्त दी उसको, और फिर जो है वो उन रूलिंग जो है वो उनके पास चली गई। उसके बाद जो आखिरी डायनेस्टी इसके अंदर थी दैट वाज लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी की जो इब्तदा है वो 1451 से हुई, जो कि 1526 तक गई। और लोधी के अंदर जो है ना, इसके अंदर जो इसकी बुनियाद रखी गई वो बैलोल लोधी था, उसने बुनियाद रखी थी। और लोधीज जो थे ये अफगानी थे। लोधियों के बारे में याद रखिएगा, ये अफगानी थे। इन्होंने 75 साल तक जो है वो रूल किया। ठीक हो गया। उसके बाद बड़ी एक इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी आई मुसलमानों की सब कॉन्टिनेंट के अंदर रूलिंग के लिहाज से, वो थी मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी जो है इसकी इब्तदा 1526 के अंदर होती है, जब पानीपत की पहली लड़ाई होती है और इब्राहिम लोदी को शिकस्त होती है, जो लोदी खानदान का आखिरी सरबराह था, ठीक है। और इसको शिकस्त देते हैं जहीरुद्दीन बाबर साहब। पहली पानीपत की लड़ाई 1526 के अंदर होती है, उसके अंदर जो है इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी जाती है, जो लास्ट सुल्तान होता है लोदी डायनेस्टी का। और जो है वो मुगलों का जो है वो रूल शुरू हो जाता है। टोटल जो इस डायनेस्टी के रूलर्स गुजरे हैं मुगलों के वो 15 हैं, 15। और इसके अंदर जो है वो जहीरुद्दीन बाबर पहले रूलर थे, और आखिरी रूलर जो थे वो बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। और इनमें से जो मोस्टली रूलर्स थे, जो जिनके बड़े नाम है, जो बड़े फेमस हुए, जिसमें जहीरुद्दीन बाबर, जिसके अंदर अकबर द ग्रेट, जिसके अंदर शाहजहां, जिसके अंदर औरंगजेब, ये बड़े बड़े नाम थे। और उसके बाद आखिरी जो नाम था वो बहादुर शाह जफर था, जब मुगल जो डायनेस्टी है इसका खात्मा हुआ। मुगल डायनेस्टी का खात्मा तब हुआ जब ब्रिटिश रूल आया 1850, ब्रिटिश राज आया 1857 के अंदर, जो कि 1947 तक रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी पेनिट्रेट कर चुकी थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर 1600 के अंदर, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने बहादुर शाह जफर को डिफीट किया 1857 के अंदर, ठीक है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, ठीक है। और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नतीजे के अंदर जो है वो ब्रिटिश जो है वो उन्होंने बहादुर शाह जफर को एग्जाइल पे भेज दिया, रंगून, ठीक है। और फिर उन्होंने जो है वो पूरा पूरा जो है वो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया। ये था इसका इस लिहाज से डिस्क्रिप्शन कि आपने ये देखा कि जो डायनेस्टीज एग्जिस्ट कर रही थी
ठीक है, मुस्लिम डायनेसिटीज जो एग्जिस्ट की, ठीक है, वो कैटेगोरिकली मैंने आपको डेट वाइज जो है वो बताई। इसमें एक सवाल वो पेपर के अंदर पूछ सकता है जिसका शायद आपको कहीं से जवाब ना मिले या आपको आपके जहन में ना आए, लेकिन वो पेपर में ये सवाल पूछ लेता होता है कई दफा। वो ये इनकी सारी डिटेल तो वो इस तरह से नहीं पूछता जिस तरह से मैंने आपको बताई है, लेकिन ये आपको पूरी डिटेल का पता होना चाहिए। सवाल एक इसके अंदर पैदा होता है कि वो कौन से फैक्टर्स थे, क्योंकि हम मुस्लिम रूल्स की बात कर रहे हैं, वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट। वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, पहला फैक्टर जो था 712 के बाद चूंकि मुसलमान आ गए थे, अरब आ गए थे, अराइवल ऑफ मिस्टिक्स एंड मिशनरीज। मिशनरीज जो एक खास ऑब्जेक्टिव लेके जो है वो आते हैं, ठीक है, वो लोग आए। उसके बाद इंटर मैरिजेस के ऊपर जो है, इंटर मैरिजेस के थ्रू इस्लाम जो है वो स्प्रेड हुआ। इररेजिस्टिबल अपील ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स जो है उसकी वजह से इस्लाम जो है वो स्प्रेड हुआ। मोनोथीज्म, एक खुदा को मानना, इक्वालिटी, टॉलरेंस, जस्टिस, ये मैसेज देता है इस्लाम। यही फैक्टर जो है वो इस्लाम के स्प्रेड होने के अंदर बहुत अहम रोल प्ले किया। फाइनेंशियल एड टू द रिलीजियस सेमिनार्स, मुख्तलिफ किस्म के रिलीजियस सेमिनार्स कंडक्ट करना, तबलीगें करना, उनको फाइनेंशियल एड दे के जो है उस टाइम के ऊपर जो है वो इस्लाम को स्प्रेड किया गया। ठीक है, लिबरेशन फ्रॉम कास्ट सिस्टम, इस्लाम चूंकि इक्वालिटी की बात करता है, कास्ट सिस्टम से बियॉन्ड इस्लाम सोचता है, इस्लाम पैगाम देता है, लिहाजा दिस वाज वन ऑफ द फैक्टर की जिसके थ्रू जो है वो ये चीज आई। जजिया जो है यानी टैक्स जो होता है वो उसको एस्केप मिल गया। ठीक है, जब आप इस्लाम के अंदर कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे, लोग फिर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हुए। ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि कंट्रीब्यूट किया जिन्होंने टुवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट एट दैट टाइम, 712 से लेके ऑनवर्ड जो है 1857 तक। ठीक है, वो फैक्टर्स मैं दोबारा बता देता हूँ। अराइवल ऑफ द मिस्टिक्स एंड द मिशनरीज, इंटर मैरिजेस, irresistible appeal of the Islamic teachings, monotheism, equality, tolerance, justice. That was the message of the Islam, and this message create a huge space for the masses to convert into the Islam. And financial aid was given to the religious seminars, and liberation from the caste system, and escaping from the jizya or toll tax or poll tax. So these were the factors जिनकी वजह से जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर उस वक्त जो है वो इस्लाम फैला। अगला सवाल जो है वो पैदा होता है कि मुसलमानों का डाउनफॉल जो है, मुस्लिम रूल्स का जो डाउनफॉल हुआ, उसके फैक्टर्स क्या क्या थे। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर था कि मुगल्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बहुत वीक थी। खास तौर पे जो आखिरी बादशाह था, लास्ट जो रूलर्स थे, चंद एक रूलर्स, ठीक है, जिसमें बहादुर शाह जफर थे, और इससे पहले ये जो शहजादे सारे थे, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा वीक थी। मराठास एम्पायर्स जो है वो उठना शुरू हो गई थी 1674 के अंदर ही। ठीक है, लेकिन 1818 के अंदर जो है ये फैक्टर जो है वो बना कि मुस्लिम रूल्स के डाउनफॉल का। 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली ने शिकस्त दी मराठा आर्मी को जब तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई, और तब जो है रेजिस्टेड देयर एक्सपेंशन इनटू द अफगानिस्तान। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। औरंगजेब साहब 1707 के अंदर डेथ हो गई उनकी, वहां से मुसलमानों का डाउनफॉल जो है वो शुरू हो गया, मुगल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो गया। सिख एम्पायर जो है, तो सिखों ने अपनी एम्पायर के बारे में सोचना शुरू कर दिया, वो भी सेपरेट होना शुरू हो गए। वन ऑफ द फैक्टर। सक्सेशन का जो इशू होता था कि कौन शहजादा जो है वो बादशाह बनेगा, इसके ऊपर भी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इसकी वजह से विद इन दैट डायनेसिटी जो है वो इस तरह के कन्फ्लिक्ट पैदा होते थे कि जो है ना वो कि शहजादा कौन बनेगा, कौन सा शहजादा जो है वो बादशाह बनेगा। तो आपको पता है कि मुगलों ने जो है वो अपने इवन के बाप तक को जो है वो मारा है, भाइयों तक को मारा है बादशाही के लिए। तो ऐसा तो होता रहा है। ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट के अंदर आ गए थे। ठीक है, ये एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर जो है वो चूंकि जो आपके औरंगजेब के बाद, औरंगजेब आलमगीर के बाद जितने भी सक्सेसर्स आए दे वर इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, और मुस्लिम डायनेसिटीज आपस में ही लड़ना शुरू हो गई। ठीक है, एजुकेशनल एफर्ट्स ही नहीं की गई एट दैट टाइम। ठीक है, और फिर जो है एम्पायर जो है couldn't be administrated efficiently by the incompetent sultans। ठीक है,
कोई फैसिलिटीज उस तरह की नहीं दी गई, एजुकेशन को, टेक्नोलॉजी को या ऐसी चीजों को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की गई। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ, लेकिन एजुकेशन के ऊपर काम ना होने की वजह से मुस्लिम डाउनफॉल जो है वो, और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है इसके डाउनफॉल का, मुसलमानों का एक फैक्टर जो था, मुगल रूलर्स जो है आर्ट, आर्किटेक्चर, फोर्ट्स, पार्क्स, मॉस्क, बिल्डिंग्स पे तो बहुत काम किया, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे काम नहीं किया। बैंक्रप्सी ऑफ द मोरालिटी अमंगस्ट द रूलर्स, अयाश हो गए थे बहुत ज्यादा जो रूलर्स थे, और मुसलमानों को जो है वो 1857 की जंग आजादी के अंदर जो है वो शिकस्त हो गई, और इसके रिजल्ट्स ये निकले कि आज जो मुस्लिम रूल्स को अगर हम सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखें, ठीक है, तो मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल जो है वो रूल किया है। लेकिन 1000 साल रूल करने के बाद भी आज मुसलमान जो है उनकी इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो वैल्यू नहीं रही, बिकॉज उसके पीछे ये सारे फैक्टर्स शामिल हैं जो मुस्लिम डाउनफॉल की कॉज बने हैं। आज अगर ये मुसलमान जो इन्होंने लर्न किया होता फ्रॉम द हिस्ट्री, तो आज मुसलमान जो है वो दोबारा रूल कर रहे होते। आज मुसलमान सिर्फ सब कॉन्टिनेंट पे रूल नहीं कर रहे होते, अगर ये वक्त के तकाजों के साथ साथ चलते तो आज मुसलमान पूरी दुनिया में रूल कर रहे होते, क्योंकि उस वक्त भी और उससे पहले भी मुसलमानों ने आधी से ज्यादा दुनिया के ऊपर रूल किया है। अब इनके फेलियर का सबसे बड़ा फैक्टर मुस्लिम रूल्स इन द वर्ल्ड अगर मैं कहूं तो वो ये है कि ये वक्त के तकाजों के साथ नहीं चले, इन्होंने एजुकेशन को अडॉप्ट नहीं किया, इन्होंने कॉन्स्पायरेसीज पे जोर दिया, इन्होंने अयाशी को प्रमोट किया, ठीक है, जबकि इन्होंने मोरालिटी को बहुत पीछे छोड़ दिया, इन्होंने साइंस को बहुत पीछे छोड़ दिया, ठीक है, इन्होंने इवन इस्लामिक जो एथिक्स हैं उनको बहुत पीछे छोड़ दिया, ठीक है, जिसके नतायज ये निकले कि आज मुसलमान जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है उसकी वो वैल्यू, वो वर्थ जो है वो नहीं है। स्टे ब्लेस्ड।